कलेक्टर साहब आज लिफ्ट मांगकर एक गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में जो पुलिस का नाका है वो पड़ जाता है और उस गाड़ी को भी रोक लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट यानी कागज़ कार्रवाई उस व्यक्ति के पास पूरी होती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारा 4,000 रुपये का चालान कटेगा, या तो तुम 1,000 रुपये देकर सुलझ जाओ, नहीं तो 4,000 रुपये का चालान कटेगा। डीएम साहब यहाँ पर अब उनसे बातचीत करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद डीएम साहब को वो नज़दीकी थाने में लेकर जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि ये डीएम साहब हैं, क्योंकि वो साधारण से भेष में होते हैं और वहाँ जाने के बाद इन्हें थाने में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, एक डीएम साहब इस तरह से एक पर्सनल गाड़ी में लिफ्ट लेकर क्यों जा रहे थे? क्या उनकी मजबूरी थी या कुछ और ही उनका काम था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम किशन सिंह होता है, जो ऑटो ड्राइवर का काम किया करता है। उम्र यही करीब 28 से 30 साल होती है। दोस्तों, उसके जीवन में एक खुशी आने वाली होती है और वो खुशी यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा खुश कर जाती है, क्योंकि इसके जीवन में इसके बेटे का जन्म होता है। दोस्तों, बेटे का नाम अभिषेक रखा जाता है और धीरे धीरे करके बेटा बड़ा होने लगता है। दोस्तों, बेटा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होता है। पापा किशन सिंह ऑटो चलाकर अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने लगता है। धीरे धीरे करके वो समय भी आ जाता है जब ये अपनी +2 की पढ़ाई पूरी कर लेता है। +2 की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब ये अपने पापा से कहने लगता है कि पापा, मैं UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ। बेटा, यहाँ पर पापा कहने लगता है कि मैं जानता ही नहीं तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। तो यहाँ पर बेटा कहता है कि पापा, इसमें कुछ पैसे खर्च आएंगे। तो पापा यहाँ पर यही कह देता है कि बेटा, जो खर्चे आएंगे वो सब देखा जाएगा, तू बस अपने काम को स्टार्ट कर। अब ये यहाँ पर UPSC की तैयारी में लग जाता है और फिर जब UPSC का टेस्ट देता है तो इसे बहुत ज़्यादा निराशा होती है, ये फेल हो जाता है। दोस्तों, 18 घंटे मेहनत करने वाला लड़का अगर फेल हो जाए तो उसकी हालत कैसी होगी। ये लड़का यहाँ पर अभिषेक 18 घंटे तक पढ़ा करता था और 5-6 घंटे ही इसको नींद वगैरह लेनी या कोई और कामकाज करना था। बाकी 18 घंटे लगातार किताबों से उलझा रहता था, उसके बावजूद भी ये फेल हो जाता है। अब इसकी समझ में आ जाता है कि UPSC क्लियर करने के लिए तुम्हें कोचिंग लेने की ज़रूरत है और अब ये कोचिंग लेने के लिए दिल्ली चला जाता है। दोस्तों, जो पिता के पास कुछ पैतृक ज़मीन होती है, उस ज़मीन में से कुछ हिस्सा गिरवी रख दिया जाता है और इस बेटे को पैसे देकर इसे दिल्ली भेज दिया जाता है और हर महीने के पैसे पापा ऑटो चलाकर इसके खाते में डाल दिया करता। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। 2 साल के बाद बेटा अपने पापा के पास फ़ोन करता है और पापा से कहने लगता है कि पापा, आज मैं UPSC की परीक्षा को पास कर चुका हूँ और टेस्ट को भी पास कर लिया। मैंने प्री को जो मेंस होता है उसको भी और जो इंटरव्यू है उसको भी क्लियर कर लिया है और आज मैं यहाँ IPS अधिकारी बन चुका हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पापा अपने बेटे की ऐसी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और पूरे मोहल्ले गाँव भर में मिठाई बांटता है। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। गाँव के लोग भी यही कहते हैं कि एक ऑटो ड्राइवर का बेटा आज कलेक्टर बन चुका है। दोस्तों, यहाँ पर पिता गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लेता है और बेटा भी अब पापा से मना कर देता है कि पापा, अब तुम्हें ऑटो चलाने की ज़रूरत नहीं है। पापा का ऑटो बिकवा दिया जाता है और पापा अब बेटे की तनख्वाह से जो पैसे आते उन्हों से ही अपना गुजारा करने लगता है। दोस्तों, अब इसकी पोस्टिंग एक ज़िले में हो जाती है और उस ज़िले में पोस्टिंग हुए इसको लगभग 3 महीने बीत चुके थे और इनका एक रिश्तेदार जहाँ पर पोस्टिंग थी वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर
होता है। अब उस रिश्तेदार से मिलने के लिए ये अभिषेक चला जाता है, अपने ड्राइवर और गाड़ी को साथ में लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है तो गाड़ी में कुछ खराबी हो गई थी और रात को अब अभिषेक को उन्हीं के घर पर रोकना था और ड्राइवर से उन्होंने कह दिया कि तुम अपने घर जाओ और कल मुझे सीधे ऑफिस से ले लेना। दोस्तों, यहाँ पर जो ड्राइवर है गाड़ी लेकर अपने घर चला जाता है, उसमें कुछ कमी थी उसे दिखा लेता है। अभिषेक रात भर अपने रिश्तेदारों के साथ बड़े आराम से रहने लगता है और जैसे ही अगली सुबह होती है वो नहा धोकर फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होकर अब उसे अपने वो कॉलेज के दिन याद आने लगते हैं जिनमें वो पैदल जाया करता और करीब करीब 4 किलोमीटर तक पैदल ही चला करता। आज भी इसके घर की दूरी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की होती है। तो सोचता है कि क्यों ना सुबह सुबह का मौसम है, ठंडा मौसम है, पैदल ही निकल लिया जाए। अब ये पैदल चलने लगता है और पैदल चलते चलते लगभग ये 1.5 किलोमीटर चलता है। 1.5 किलोमीटर चलते ही इसके पैर जवाब दे जाते हैं। अब इसे लगने लगता है कि यार थकान हो चुकी, तू अपने ड्राइवर को फ़ोन कर। जैसे ही वो अपने ड्राइवर को फ़ोन करने वाला होता है तभी एक गाड़ी उसकी बगल में आकर रुकती है। फ़ोन तो लगता नहीं और वो गाड़ी वाला कहने लगता है कि साहब आओ बैठो, मैं आपको कहाँ तक छोड़ सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अब ये कलेक्टर साहब देखने लग जाते हैं कि यार ये गाड़ी मिल रही है, रहने दो, ड्राइवर का फ़ोन लग भी नहीं रहा। फिर उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर उस यहाँ ड्राइवर से पूछने लगते हैं कि ये तो पर्सनल गाड़ी है, तुम इसे टैक्सी में कैसे यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि साहब ये मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे मालिक की गाड़ी है, बस मैं तो यहाँ पर 10-20 50 रुपये चाय पानी के लिए कमा रहा हूँ क्योंकि वापस मैं जा रहा हूँ तो खाली जा रहा था, अब आपको भी मेरे को 20 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वो भी तैयार हो जाता है, ठीक है मैं आपको 20 रुपये दे दूँगा। जैसे ही थोड़ी सी आगे गाड़ी बढ़ती है तो सामने पुलिस नाका होता है। अब पुलिस नाके को देखकर ये लड़का डरने लग जाता है और कहने लगता है कि साहब अब पता नहीं ये मेरा कितने रुपये का चालान काट देंगे। हालाँकि पूरे पेपर मेरे पास हैं, उसके बावजूद भी ये कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं और फिर यहाँ पर फाइन भरना पड़ता है। तो यहाँ पर डीएम साहब आज कहने लगते हैं आज तुम्हारा कोई यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा, कोई फाइन तुम्हें यहाँ पर नहीं भरना पड़ेगा, मैं देखता हूँ आज ये तुम्हारा कैसे चालान काटते हैं। उसके बाद वो गाड़ी आगे पहुँच जाती है। एक कांस्टेबल इस गाड़ी को रोक लेता है और रोक कर कहने लगता है कागज़ दिखाओ। डीएम साहब कहने लगते हैं कि भाई कौन से कागज़, कौन सी यहाँ पर जांच पड़ताल चल रही है और तुम्हारे ऊपर कोई स्टार तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और तुम्हारा कौन सा कानून है जिसके तहत तुम यहाँ पर चेकिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कांस्टेबल एकदम से भड़क जाता है कि अच्छा तुझे कानून पढ़ना है तो ऐसा कर, तू मेरे साथ थाने चल, हमारे जो साहब हैं वो तुम्हें कानून पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर डीएम साहब भी रुकना नहीं चाहते थे, वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जो लड़का होता है वो हाथ जोड़ने लगता है, कहने लगता है साहब काहे पचड़े में पड़ रहे हो और मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, मेरे मालिक का फ़ोन आ जाएगा, मुझे जल्दी जाना है। तो यहाँ पर डीएम साहब उस लड़के को अपनी असलियत बताते हैं कि मैं डीएम हूँ और मैं इनको देखना चाहता हूँ ये कितने नीचे तक गिर सकते हैं। दोस्तों, अब ये लड़का भी देखना चाहता था कि वाकई में ये डीएम है या ऐसे ही फालतू की बातें हाँक रहा है, क्योंकि इसे लग रहा था कि यार ये डीएम तो होगा ही क्या, ये ऐसे रास्ते में आम आदमी की तरह घूम रहा है। तो डीएम के पास तो सिक्योरिटी होती है, उसके पास तो ड्राइवर होता है, गाड़ी होती है, लेकिन ये तो ऐसे ही आम इंसान की तरह घूम रहा है, ये डीएम नहीं है, वैसे ऐसे फालतू में हाँक रहा है। उसके बाद जो कांस्टेबल होता है डीएम साहब को और इस लड़के को लेकर सीधे थाने में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जो इनका अधिकारी होता है वो तरह तरह की बातें करने लगता है, तुम्हें नहीं पता कानून का कौन सा पचड़ा है, तुम किस पचड़े में पड़ रहे हो, तुम यहाँ चुपचाप इसका चालान भरो और यहाँ से चले जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है, 4000 रुपये दो। डीएम साहब कहने लगते हैं कि किस बात के 4000 रुपये दें। तो जो यहाँ पर हवालदार यानी कि बड़ा जो उनका एसएचओ होता है वो कहने लगता है कि यहाँ आने के ही तुम्हें 4000 रुपये देने पड़ेंगे, ये तो हमारा कानून है और तुम यहाँ से वापस जा ही नहीं सकते, तुम कौन से बड़े बाप की औलाद हो, डीएम हो क्या तुम जो इस तरह से बातें कर रहे हो। तो यहाँ पर डीएम साहब अपने जेब से फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन निकाल कर वो तुरंत ही जो ज़िले के एसपी साहब होते हैं उनको फ़ोन करते हैं। एसपी साहब फ़ोन सुनते ही कहते हैं कि हाँ डीएम सर आप कैसे याद किया। तो वो कहते हैं कि यार तुम्हारे थाने में मैं बैठा हुआ हूँ और इस तरह से मुझे पकड़ लिया है। दोस्तों, अब यहाँ पर एसपी साहब तुरंत ही अपनी गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी निकालकर सीधे उसी थाने में पहुँच जाते हैं। एसपी साहब की गाड़ी को देखते ही सभी पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं और जब एसपी साहब अंदर जाते हैं तो थानेदार से कहने लगते हैं तुम्हें पता है तुमने किसको पकड़ा है, ये हमारे डीएम साहब हैं। दोस्तों, यहाँ पर एसएचओ साहब की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, घुटनों के बल बैठ जाता है
है और जो हवलदार होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं कि डीएम साहब हमें माफ़ कर दो। तो डीएम साहब कहते हैं कि तुम्हें किस बयां पर माफ़ कर दूं, अपनी लिखित में स्टेटमेंट दो, तुम किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। एसपी साहब इन सभी के सभी को सस्पेंड करो और आगे ध्यान रखो कि ऐसा मामला दोबारा नहीं आना चाहिए। दोस्तों, एसपी साहब उनके खिलाफ मामला बनाते हैं और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इधर जो लड़का होता है उससे डीएम साहब कहने लगते हैं कि तुम्हारा आज के बाद ऐसे कोई भी चालान नहीं काटेगा और जब तक मैं यहाँ पर हूँ आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो, ये मेरा नंबर है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और इस बात की जब मीडिया वालों को पता चलता है तो मीडिया वाले भी डीएम साहब के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि डीएम साहब आपने बहुत ही नेक काम किया है। दोस्तों, ये खबर उड़ती उड़ती डीएम साहब के पिताजी के पास में पहुंच जाती है और डीएम साहब के पिताजी जब इस खबर को सुनते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने बेटे पर गर्व करने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा तूने मेरा सर बिल्कुल ऊपर कर दिया है और आज मुझे फ़क्र है कि मेरा बेटा डीएम है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। मुनमुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है राम गुसाई का आता है, वो लिखते हैं कि वाह जी वाह, मज़ा आ गया, बाबा ने बैंड बजा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बलबीर सिंह, बहुत अच्छा, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरप्रीत सिंह, गुड जॉब। बिमला गिरीप्स जी हमें लिखती हैं कि वेरी फनी, गुड लेसन फॉर देम बट गॉड एडवाइस, थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से कमेंट आप हमारे साथ में करते रहें। उसके बाद में रतनलाल शर्मा जी कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जी कमेंट करते हैं जो यहाँ हमें हर दिन ही कमेंट करते हैं, जलगांव महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी का कमेंट आता है, वो भी हमें हर दिन ही कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है राम गुसाई का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। सपन देहे का कमेंट आता है। महेश पटेल जी कमेंट करते हैं। गुरप्रीत सिंह जी का भी कमेंट आता है। दोस्तों, आप सभी लोग इसी तरह से कमेंट करते रहें। विजय दुबे जी कमेंट करते हैं। पुष्पा श्रीवास्तव जी कमेंट करती हैं और रतनलाल शर्मा जी भी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।